वेक्टर कैलकुलस का ये 14वां लेक्चर है। ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्रेडियंट हम देखेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में एक एस्पेक्ट हम देख रहे हैं, नॉर्मल वेक्टर टू ए सरफेस। अभी हम किसी सरफेस पर के किसी पॉइंट पर नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे तो आप देखोगे कि वो ग्रेड फाई आएगा। फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट लिख दें चाहे जीरो लिख दें, समझ रहे हैं ना। सी, जीरो लिखने का मतलब ये सी को भी हमने इधर कर दिया, इधर जीरो हो गया, कांस्टेंट। ये इक्वेशन ऑफ सरफेस है, इक्वेशन ऑफ सरफेस। इसको लेवल सरफेस भी बोलते हैं। लेवल सरफेस का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड कुछ भी बदलोगे हमेशा ये सी ही आएगा, यानी जो फंक्शनल वैल्यू है हर पॉइंट पर बराबर है, उसको लेवल सरफेस बोलते हैं। डिफरेंशिएटिंग, वी हैव डी फाई इक्वल टू जीरो, टोटल डिफरेंशियल है। डी फाई की वैल्यू होती है, देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर है ना डिफरेंशियल कैलकुलस में, उसमें आपने ये फार्मूला पढ़ा जो मैं अब लिखने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड इक्वल्स टू जीरो। इससे हम कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं, इंप्लाइज दैट आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स, आई कैप को बाएं लिखो चाहे दाहिने, क्योंकि ये ऑपरेटर तो है नहीं तो पूरी क्वांटिटी है, प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। बोलो ठीक है कि नहीं। इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यही आएगा कि नहीं, आएगा ना, इक्वल्स टू जीरो। इससे तो आप पहचान ही रहे होगे, ये ग्रेडियंट फाई है, ग्रेड फाई, नेबुला फाई डॉट, और ये है डी ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू जीरो। implies that nebula phi dot d, ये है स्मॉल आर वेक्टर, इक्वल टू जीरो। स्मॉल आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट। नंबर 2, दिस implies that nebula phi is perpendicular to d vector r, since d vector r lies in the tangent plane, in the tangent plane at general point x y z। सारा काम हुआ है। therefore टेंजेंट प्लेन पर स्थित एक वेक्टर के परपेंडिकुलर ये है, टेंजेंट प्लेन पर जो भी लाइन होगी वो टेंजेंट लाइन होगी। मैं अभी आपको सब ज्योमेट्री समझाता हूं। तो ये जो है नॉर्मल वेक्टर होगा। देयरफॉर नेबुला फाई इज नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस 1 टू द लेवल सरफेस 1 एट जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड। अब ये बात आपको समझनी है कि ये वेक्टर टेंजेंट प्लेन पर क्यों और कैसे स्थित है, मैं आपको अलग समझाऊंगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है।
वो बच्चे डिफरेंशियल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं बीएससी थर्ड ईयर में, और ये लगभग सभी जगह बीएससी फर्स्ट ईयर में है। तो आइए इसको हम अलग से आपको समझा दें। यहाँ तक की बात तो समझ में आपको आई गई होगी। मिटाते हैं। नोट लगा के लिखते हैं ना, अलग से डिस्कशन है। सरफेस पर हमने कर्व लिया एक, ये दो नेबरिंग पॉइंट्स, नेबरिंग पॉइंट माने इसके जस्ट बगल वाला, लेकिन हम क्लैरिटी के लिए दूर दूर तो बनाएंगे तभी तो फिगर बनेगा। ओरिजिन पॉइंट P विथ पोजीशन वेक्टर R, पॉइंट Q विथ पोजीशन वेक्टर R प्लस DR लिख दो, चाहे डेल्टा R लिख दो। ये कॉर्ड PQ है, जीवा, और ये आर्क PQ होगा। ऐसा, ये कितना होगा? ये हो जाएगा डेल्टा वेक्टर R। आर्क लेंथ नापने के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट हमने ले लिया A। लेट P विथ पोजीशन वेक्टर R एंड Q विथ पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल्टा R बी टू नेबरिंग पॉइंट्स ऑन अ कर्व। कर्व का इक्वेशन देखो ऐसे लिखते हैं, स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल r वेक्टर ऑफ s, यानी दिस r वेक्टर डिपेंड्स ऑन आर्क लेंथ। वन वेरिएबल के रूप में लिखा हुआ है, सच दैट, अब a से आर्क लेंथ नाप लो, आर्क AP इक्वल टू s, आर्क AQ इक्वल टू s प्लस डेल्टा s। देन हाँ, A के बारे में भी लिखते चलो, वेयर A इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कर्व। वेयर A इज अ फिक्स्ड पॉइंट इसलिए लिया गया ताकि वहीं से आर्क लेंथ नाप लें। आर्क लेंथ कहाँ से नापोगे? वेयर A इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कर्व, देन chord PQ vector, PQ arrow is equal to position vector of Q minus position vector of P. This is equal to R plus delta R minus R. This is equal to delta R vector, and arc PQ equal to arc AQ माइनस आर्क AP। ठीक समझ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक आर्क माइनस यहाँ से यहाँ तक, इक्वल्स टू S प्लस डेल्टा S माइनस S इक्वल टू डेल्टा S। इतनी बात आपके समझ में आ गई? फिगर हम नहीं मिटाएंगे, लेकिन और बकिया रब करेंगे, आप देख लो। Now, unit vector along the chord PQ इक्वल्स टू PQ जीवा की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर PQ अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू वेक्टर PQ कितना आया था भाई? डेल्टा R अपॉन PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा?
यही जीवा होगी ना, कॉर्ड, लंबाई दिस लेंथ, तो उसको हम लिख दे रहे हैं कॉर्ड, कॉर्ड पी क्यू इक्वल्स टू डेल्टा वेक्टर आर अपॉन आर्क पी क्यू इंटू आर्क पी क्यू अपॉन कॉर्ड पी क्यू। ऐसे इसको हमने ब्रेक कर दिया। आर्क पी क्यू डेल्टा एस है, इक्वल्स टू डेल्टा वेक्टर आर अपॉन डेल्टा एस, और इसको हमने पी क्यू आर्क को देखो ऐसे लैंग्वेज इस टाइप से लिख दे रहे हैं, आर्क पी क्यू अपॉन कॉर्ड पी क्यू। ये तो इसका तालमेल देखने में अच्छा लगेगा। अब एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, वो आपको मालूम होना चाहिए, इंटरमीडिएट से ही मालूम होना चाहिए। टेंजेंट का इक्वेशन डिराइव करते समय एक कॉन्सेप्ट आता है सामने। देखो किसी भी कर्व पर पहली बात तो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, तो देखो कॉर्ड PQ और आर्क PQ में अंतर है, दोनों की लेंथ में अंतर आएगा ना। इसी कॉर्ड को अगर हम आगे पीछे बढ़ा देना तो इसको सेकेंड लाइन कहते हैं। अब हम नेचर देखेंगे सेकेंड लाइन का और आर्क का। व्हेन Q अप्रोचेस टू P, मान लीजिए Q यहां आ गया, तब सेकेंड लाइन कैसा हो जाएगा, तब सेकेंड लाइन ऐसा हो जाएगा। जब Q यहां आ गया तब सेकेंड लाइन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और सोचिए, महसूस कीजिए कि अगर Q P के बिल्कुल बगल में आ गया, एकदम बगल में, जस्ट P के बगल वाला पॉइंट है, तो सेकेंड लाइन कैसा हो जाएगा, सेकेंड लाइन ए ऐसा हो जाएगा, यानी टेंजेंट एट P जैसा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे Q P को टेंड करेगा, सेकेंड लाइन अप्रोचेस टू टेंजेंट एट P, यानी कॉर्ड अप्रोचेस टू टेंजेंट एट P, कॉर्ड अप्रोचेस टू टेंजेंट एट P। और उस समय कॉर्ड में और आर्क में डिफरेंस खत्म हो चुका होगा। जब किसी भी कर्व पर पॉइंट एकदम बगल बगल में होंगे तो बताइए कौन आर्क कौन कॉर्ड। एक बगल मतलब जस्ट बगल वाला पॉइंट, वो हम बना ही नहीं सकते ज्योमेट्री मोटी कलम से, पतली कलम से भी नहीं बनेगा। एकदम बगल वाला पॉइंट है, नेबरिंग पॉइंट है। टेकिंग द लिमिट एज Q टेंड्स टू P, कामा। अब ये लैंग्वेज देखो कैसे चेंज हो रहा है। यूनिट वेक्टर अलोंग द कॉर्ड PQ को हम क्या लिखेंगे, अब टेंजेंट एट P। हाँ, आपका ध्यान जाए इसलिए हम यहां अंडरलाइन और यहां अंडरलाइन कर दे रहे हैं। कॉर्ड PQ को हमने लिख दिया टेंजेंट एट P, कब, जब हमने लिमिट ले लिया Q टेंड्स टू P, तब। इक्वल्स टू, इस प्रोडक्ट की लिमिट है, इसको दो हिस्सों में हम लिख दे रहे हैं। लिमिट Q टेंड्स टू P डेल्टा वेक्टर R अपॉन डेल्टा S, दूसरे ब्रैकेट में लिमिट Q टेंड्स टू P आर्क PQ अपॉन कॉर्ड PQ, implies that यूनिट वेक्टर along the tangent at P को हम T कैप से डिनोट कर दे रहे हैं। T कैप इक्वल टू, इस ब्रैकेट में लिमिट, सोचिए जब Q P को टेंड करेगा तो डेल्टा R जीरो को टेंड करेगा, तभी तो यहाँ आएगा। और डेल्टा S भी तो जीरो को टेंड करेगा। यहाँ से यहाँ तक S आर्क लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक S प्लस डेल्टा S है। तो जैसे जैसे इसको इधर ले आओगे डेल्टा S कम होता जाएगा। When Q tends to P, when Q approaches to P, डेल्टा S approaches to 0। तो उसको मैं लिख रहा हूँ डेल्टा S approaches to 0, डेल्टा वेक्टर R अपॉन डेल्टा S, और इसको मैं लिख दे रहा हूँ 1। मैंने आपको कहा ना, when Q approaches to P, the difference between chord PQ and arc PQ खत्म हो चुका होगा, दोनों एक जैसा हो जाएंगे। तो जब एक जैसे दोनों हो जाएंगे तो 1 हो गया। और बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, दिस इज नथिंग बट डी वेक्टर R अपॉन डी एस। ये अब मैं सब मिटा दे रहा।
implies that d vector r is equal to ds t कैप। तो t कैप यूनिट वेक्टर है along द टेंजेंट एट p, यूनिट वेक्टर है, उसमें किसी भी मैग्नीट्यूड से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूनिट वेक्टर नहीं रह गया, अब ये वेक्टर हो गया। अ वेक्टर along the tangent at p। हाँ, मान लीजिए p पर ये टेंजेंट है, ऐसे कर्व है, p पर ये टेंजेंट है, तो इसकी दिशा में कोई वेक्टर है ना, डायरेक्शन तो सबका वही रहेगा t कैप वाला ही, लेकिन अब लेंथ में फर्क हो जाएगा ना, इतनी बड़ी लेंथ लो, इतनी बड़ी लेंथ लो। तो चाहे हम जितनी बड़ी लेंथ लें, जैसे हम ऐसे खींच दें या उसी पॉइंट पर हम थोड़ी बड़ी लाइन खींच दें, सभी तो टेंजेंट होंगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक टेंजेंट वेक्टर है, अ टेंजेंट वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट d vector r is a tangent vector, to the curve। कर्व का इक्वेशन क्या लिखे थे हम? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r ऑफ s, किस पॉइंट पर? जनरल पॉइंट p पर, x y z। x y z अगर नहीं लिखना है तो फिर लिख दो r, लिख दो, कुछ भी लिखो, लिखना तो पड़ेगा ये। तो चूंकि ये टेंजेंट वेक्टर है, इसलिए किस पर लाई करेगा? टेंजेंट प्लेन पर। अब कोई पतली कलम तो मेरे पास नहीं है, मैं इस स्केल से इस बात को समझाता हूं। मान लो ये सरफेस है, तो इसके इस पॉइंट पर ये टेंजेंट लाइन है, ये भी तो टेंजेंट लाइन है, ये भी तो टेंजेंट लाइन है, ये भी तो टेंजेंट लाइन है, ये भी सब टेंजेंट लाइन है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन होंगे, उनका लोकस क्या होगा? उनका लोकस होगा टेंजेंट प्लेन ना। एक प्लेन यहाँ पे रख दीजिए, जैसे ये टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन पर सारे टेंजेंट वेक्टर्स लाई करेंगे। फील कर रहे हैं आप? बस बात खत्म हो गई। यही सब हम लोग पढ़े थे, यही हमने कहा था शुरू में कि सिंस डी वेक्टर आर लाइज इन द टेंजेंट प्लेन, तो डी वेक्टर आर टेंजेंट प्लेन पे लाई क्यों करेगा? क्योंकि डी वेक्टर आर इज अ टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व। बात समाप्त हुई। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, एक एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। एक से अधिक समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक समझ लिया तो सब समझ लिया, और एक ही नहीं समझ पाए, इतनी समझ आपकी वीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ लेंगे, पूरा भरोसा है आपके ऊपर। एग्जाम्पल 1, टू फाइंड द एंगल between the surfaces x square plus y square plus z square equals to 9 and x square plus y square minus z equal to 2 एट पॉइंट दिया हुआ है 2 -1 2। दो सरफेसेस के बीच का एंगल है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप ये सब पढ़े होंगे। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको हम लिए चलते हैं लौटा करके। पहले वहां पर आप जो पढ़े हैं वो मैं आपको याद दिला दूं। दो कर्व्स के बीच में जब एंगल निकालना होता है तो क्या करते हो आप? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट लाइंस खींचते हो। इस कर्व के लिए ये टेंजेंट लाइन हुआ, इस कर्व के लिए ये टेंजेंट लाइन हुआ। ये दोनों टेंजेंट्स के बीच में तुम एंगल निकाल देते हो और कहते हो कि यही एंगल है दिए हुए कर्व्स के बीच में। फिर से मैं ध्यान दीजिए, यहां पे मैं बोल रहा हूं, सुनिए। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट द कॉमन पॉइंट इज द एंगल बिटवीन द कर्व्स। इसको मैं लिख रहा हूं, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट द कॉमन पॉइंट इज द एंगल बिटवीन कर्व्स। ये आप पढ़े हैं इंटरमीडिएट में,
स्पर्शी और अभिलंब चैप्टर में, टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर में आप ये जानते हैं। इसी को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। इसी चीज को थोड़ा व्यापक कर दीजिए 3 डायमेंशनल में। मान लीजिए एक सरफेस ही एक सरफेस ही है, दोनों इस तरीके से एक दूसरे को काट रहे हैं। तो अब ध्यान से देख लीजिए, ये जो इंटरसेक्शन कर्व आएगा, अब किसी पॉइंट पर जो इंटरसेक्शन, उस पर कोई पॉइंट ले लो, उस पर टेंजेंट प्लेन खींचो, इस कर्व के लिए भी और इसके लिए भी टेंजेंट प्लेन खींचो। तो 2 टेंजेंट प्लेन इस तरह से आएंगे, इनके बीच का एंगल जो होगा वो सरफेसेस के बीच का एंगल कहलाता है। ये टेंजेंट प्लेन्स हैं, इनके बीच का जो एंगल है, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये वाला और नीचे वाला ये बराबर होगा, समझ लो ना। तो इसी को अब जनरलाइज कर रहे हैं। देखो, एंगल बिटवीन, यहां टेंजेंट्स का मतलब था टेंजेंट लाइंस, और यहां पे हम लिख रहे हैं टेंजेंट प्लेन्स। लाइंस को प्लेन्स कर दो। एट द कॉमन पॉइंट, एट द कॉमन पॉइंट इज द एंगल बिटवीन सरफेसेस। हो गया। ये आप 2 डायमेंशनल में पढ़े थे, आप जानते हैं पहले से। टेंजेंट लाइंस के बीच का एंगल कर्व्स के बीच का एंगल होता है। टेंजेंट लाइंस कहां पे खींचेंगे? कॉमन पॉइंट पे। टेंजेंट प्लेन्स के बीच का एंगल सरफेसेस के बीच का एंगल होता है। टेंजेंट प्लेन्स कहां खींचेंगे? कॉमन पॉइंट पे। तो मैं बहुत ठीक से लिख भी दे रहा हूं, x² + y² + z² -9 = 0। ये हो गया पहला, इसको हम फाई मान ले रहे हैं, और पहले तो हम डेल्टा फाई निकाल ले रहे हैं, फिर बाद में हम ज्योमेट्री लिखेंगे, समझाएंगे। नेबुला फाई इज इक्वल टू डेल फाई बाई, देखो सिमेट्री नहीं है, ये डिस्टर्ब करेगा। डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप इक्वल्स टू 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। Let n cap be the unit normal vector, unit normal vector to the surface at given point 2, -1, 2. Then n1 कैप लिखिए इसको, n1 कैप इज इक्वल टू नेबुला फाई अपॉन मॉड नेबुला फाई। यूनिट वेक्टर आ गया किस पॉइंट पर? 2, -1, 2 पर इज इक्वल टू। तो पहले तो इस पॉइंट पर आप नेबुला फाई की वैल्यू निकाल लें। x = 2 रखना है, तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 आई कैप। y = -1 रखना है, तो -2 जे कैप। z = 2 रखना है, तो +4 के कैप अपॉन इसी का मॉडुलस, मॉडुलस माने √16 + 4 + 16 इज इक्वल टू 4 आई कैप -2 जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन 6। ठीक है भाई।
2 से कैंसिल भी हो जाएगा, थोड़ा हल्का कर लें, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3। तो ये मैं लिख ले रहा हूँ अलग से कहीं, नहीं तो भी मैं मिटा दूंगा। n1 कैप इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3। अब दूसरा सरफेस उठाइए और ऐसे ही आप जो है दूसरे सरफेस पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालिए। पहले सरफेस लिख लेना। नेक्स्ट, इसे हम साई से डिनोट कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, और इस पर नंबर 2 डाल दे रहे हैं। implies that nebula psi is equal to del psi by del x I cap plus del psi by del y j cap plus del psi by del z k cap equal to 2x I cap plus 2y j cap माइनस z का z के रेस्पेक्ट में 1 होगा तो माइनस k cap, ये रहा। Let n2 cap be the unit normal vector to the surface, unit normal vector to the surface, कौन सा surface, psi of x y z equals to 0 at given point 2 minus 1 2। Then n2 cap equal to nebula psi upon mod nebula psi at the given point 2 minus 1 2 equals to, तो डेल्टा साई का मान, सॉरी डेल्टा नहीं, नेबुला साई का मान, हाँ देखो डेल्टा ये होता है ना, कैपिटल डेल्टा, ये इसका उल्टा है तो इसको डेल्टा नहीं बोलने का, ये है नेबुला। डेल्टा साई की वैल्यू में आप रखिए इस पॉइंट को, x की जगह 2, 2 2 जा 4 i, y की जगह -1 तो जाएगा -2 j, और z इसमें है ही नहीं तो जाएगा -k अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन अंडर रूट 21, ये आ गया। तो अब मैं, आप लोग पूरा देख लें एक बार, फिर मैं इसको लिखूं यहां पे, n2 कैप इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप, वो कहा गया ये 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन अंडर रूट 21, ये नॉर्मल वेक्टर्स है। अब सारी बातों को मैं लिखूंगा भी और आपको समझाऊंगा भी, दोनों काम। द एंगल बिटवीन द गिवन सरफेसेस is the angle between tangent planes, पॉइंट तो दिया ही हुआ है एट 2 minus 1 2 फुल स्टॉप। ये तो मैं आपको समझा ही दिया था कि दो सरफेसेस के बीच का एंगल निकालने का मतलब कॉमन पॉइंट पर, अब कॉमन पॉइंट भी कर्व के पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो इसीलिए पॉइंट एक दिया हुआ है।
सरफेसेस के बीच का एंगल वही होगा जो कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन्स के बीच का एंगल होगा, टेंजेंट प्लेन्स के बीच का एंगल होगा। अब प्लेन चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप पढ़े हुए हैं, किसी भी दो प्लेन्स के बीच का एंगल क्या होगा, कैसे समझें आपको, आप उसको ऐसे समझें। मान लीजिए एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ये प्लेन है समझिए, आप इसको लाइन ना समझिए, आप इसको यूं समझिए कि ऐसे एक प्लेन है ये, तो आपको क्या दिख रहा है, यही चीज दिख रही है। इधर एक प्लेन ऐसा है, इसमें आपको ऐसे दिख रहा है ना, ये दो प्लेन्स हैं। इन दो प्लेन्स के बीच का एंगल वही होगा जो इनके नॉर्मल्स के बीच का होगा। इस पे नॉर्मल खड़ा करिए, इस पे नॉर्मल खड़ा करिए, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, हमें ये एंगल निकालना है थीटा। तो हम जो है ये एंगल निकाल दें, ये भी थीटा होगा। ठीक, ये भी एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल किसके किसके बीच का है, इसके नॉर्मल और इसके नॉर्मल के बीच का एंगल है। तो ये प्लेन चैप्टर में आपको कंसेप्ट दिया जाता है कि दो प्लेन्स के बीच का एंगल वही होता है जो उनके नॉर्मल्स के बीच का होता है। दैट इज, अर्थात द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स, बिटवीन द नॉर्मल्स, नॉर्मल्स कौन कौन है, n1 कैप एंड n2 कैप, ये बिटवीन द नॉर्मल्स, ठीक है ना, बिटवीन द नॉर्मल्स। अब नॉर्मल्स के डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर आपने ले रखा है, लेट थीटा बी द एंगल, बी द रिक्वायर्ड एंगल, का है इतना लंबा चौड़ा फिर से लिखा है, बी द रिक्वायर्ड एंगल, देन इंटरमीडिएट में आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर होता है ए कैप डॉट बी कैप। तो बस वही यहाँ पे लिखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू, नॉर्मल्स के बीच का एंगल चाहिए तो दोनों नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर वो लिखा हुआ है, n1 कैप डॉट n2 कैप, एंड दिस इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट निकालना, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप डॉट 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 3 अंडर रूट 21 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन 3 अंडर रूट 21, दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 अंडर रूट 21। Thank you very much.